Hello guys, I am here today we discuss about legal studies unit 2 ADR या वैकल्पिक विवाद समाधान। यूनिट शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और लाइक नहीं किया है तो आप जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। हम इसमें ADR के बारे में पढ़ेंगे और हमारे कोर्ट सिस्टम क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। पहले परिचय पढ़ लेते हैं। भारत में न्यायालयों में मामलों की संख्या बहुत अधिक है। इन मामलों को सुलझाने में कई वर्ष का समय लग जाता है, जिससे लोग को न्याय मिलने में देरी होती है। इसके अलावा अदालत की प्रक्रिया महंगी और जटिल भी होती है। इन समस्याओं को दूर करने के लिए वैकल्पिक विवाद समाधान की व्यवस्था शुरू की गई है। ADR के माध्यम से लोग अदालत के बाहर ही अपने विवाद का समाधान कर सकते हैं। यानी जो हमारा कोर्ट है वहाँ पे ना बहुत सारे जो केसेस होते हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। कुछ तो इतने इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं कि वो जल्दी से सॉल्व भी नहीं हो पाते और पुराने सॉल्व नहीं हो पाते, नए आ जाते हैं। तो इसकी जो केसेस की संख्या है वो बहुत अधिक हो चुकी है। तो इसलिए एक नई वो अ, एक नई एक नई व्यवस्था आई है ADR। इसमें ये जटिल भी नहीं होती, इसमें जल्दी फैसला आ जाते हैं, ये खर्चीली भी नहीं होती, इसलिए ADR करने में फायदा है। और जो कोर्ट है उस पर भी जो बोझ होता है वो कम पड़ता है। ठीक है, अब हम दो सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, एक एडवर्सेरियल और एक इंक्विजिटोरियल। चलिए तो पहले पढ़ लेते हैं हम प्रतिद्वंदात्मक प्रणाली यानी एडवर्सेरियल सिस्टम। इस प्रणाली में दोनों पक्ष अपने वकीलों के माध्यम से न्यायालय में अपनी बात रखते हैं। दोनों पक्ष अपने अपने साक्ष्य और गवाह प्रस्तुत करते हैं। न्यायाधीश दोनों पक्षों को सुनकर निष्पक्ष निर्णय देता है। इस प्रणाली में न्यायाधीश जांच नहीं करता बल्कि केवल निर्णय देता है। भारत में यही प्रणाली अपनाई जाती है। यानी इसमें क्या होता है, जो दोनों वकील होते हैं उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। दोनों पक्ष हैं वो अपने अपने फैसले, अपनी अपनी जो भी तथ्य हैं, सबूत है, वो अपने वकील के द्वारा जज के सामने पेश करते हैं। इसमें जो न्यायाधीश होता है उसकी भूमिका बिल्कुल नहीं होती, वो बस जो साक्ष्य उसके सामने है उसके आधार पर वो फैसला सुनाता है। ठीक है, और हमारे देश में भी यही वाली अपनाई जाती है। इसके बाद पढ़ लेते हैं अभियोजनात्मक प्रणाली यानी इंक्विजिटोरियल सिस्टम। इस प्रणाली में न्यायाधीश स्वयं जांच करता है और साक्ष्य इकट्ठा करता है। न्यायाधीश गवाहों से पक्ष पूछता है और तथ्य जुटाता है। इस प्रणाली में न्यायाधीश सक्रिय भूमिका निभाता है। ये प्रणाली फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों में अपनाई जाती है। अब देखिए, जो ये वाली प्रणाली है इसमें क्या होता है, इसमें वकीलों की भूमिका बिल्कुल निष्क्रिय होती है, मतलब उनकी भूमिका नहीं होती है। इसमें जज की भूमिका होती है, वो खुद जाके जांच करता है, जांच पड़ताल करता है, साक्ष्य इकट्ठा करता है, उसके बेस पर वो अपना जो भी उसका निर्णय वो देता है। अब हम दोनों प्रणाली के फायदे और नुकसान पढ़ेंगे। पहले पढ़ लेते हैं प्रतिद्वंदात्मक प्रणाली के फायदे। दोनों पक्षों को अपनी बात रखने का पूरा अवसर मिलता है। न्यायाधीश निष्पक्ष रहता है। निर्णय साक्ष्य के आधार पर होता है। पक्षों के अधिकार सुरक्षित रहते हैं। इसके नुकसान भी हैं। न्याय मिलने में अधिक समय लगता है। वकील और अदालत का खर्च अधिक होता है। प्रक्रिया जटिल होती है। मामलों का ढेर लग जाते हैं। इसमें एक और चीज है कि अगर कोई पक्ष अमीर है या दूसरा पक्ष गरीब है, तो जो अमीर पक्ष है वो तथ्यों को खरीद लेगा, सबूतों को चेंज कर लेगा, तो बेचारा गरीब पक्ष का करेगा, उसके हक में तो फैसला ही नहीं होगा। एक ये भी इसका बड़ा नुकसान है। अब योजनात्मक प्रणाली के फायदे और नुकसान देख लेते हैं। फायदे, मामले का जल्दी निपटारा होता है, खर्च कम होता है, प्रक्रिया सरल होती है, न्यायाधीश सक्रिय रूप से जांच करता है। नुकसान, न्यायाधीश पर अधिक जिम्मेदारी होती है, पक्षपात की संभावना हो सकती है, पक्षों को कम अवसर मिल सकता है। इसमें पक्षपात की संभावना हो सकती है क्योंकि अब हमें नहीं पता जो न्यायाधीश है वो किस मेंटेलिटी से काम कर रहा है। अब हर किसी के अपने अपने विचार होते हैं, अपनी अपनी सोच होती है। क्या पता वो ऐसा कि वो एक पक्ष को सही मान ले, फिर वो जो सबूत ढूंढेगा वो उसके अकॉर्डिंग भी ढूंढेगा, तो उससे क्या हो सकता है कि हो सकता है जो फैसला है वो गलत हो। अब हम देख लेते हैं ADR, वैकल्पिक विवाद समाधान। ADR अदालत के बाहर विवाद सुलझाने की प्रक्रिया है। प्रणाली विवादों को जल्दी और सस्ते तरीके से सुलझाने में मदद करती है। ADR में आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, कॉन्सिलिएशन और लोक अदालत जैसे तरीके शामिल हैं। इससे न्यायालयों का बोझ कम होता है। नागरिक प्रक्रिया संहिता। नागरिक प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 98 के तहत ADR की व्याख्या की गई।
इसके अनुसार न्यायालय किसी विवाद को एडीआर के माध्यम से सुलझाने के लिए भेज सकता है। इससे मामलों का जल्दी निपटारा होता है। जब केस कोई ज्यादा बड़े नहीं है, छोटे मोटे केस हैं, तो न्यायालय क्या करता है, उन्हें कहता है कि आप एडीआर के द्वारा सुलझा लो। न्यायालय के सामने आने वाली समस्याएं। मामलों की संख्या बहुत अधिक है, न्याय मिलने में देरी होती है, अदालत की प्रक्रिया महंगी होती है, प्रक्रिया जटिल होती है, समय की कमी होती है। ये सारी वो कमियां हैं जो न्यायालय के सामने आती हैं, और इन सब से बचने के लिए हम एडीआर का प्रयोग कर सकते हैं। एडीआर की आवश्यकता। समस्याओं को दूर करने के लिए एडीआर की आवश्यकता पड़ती है। इससे जल्दी न्याय मिलता है और खर्च भी नहीं होता। जो न्यायालय की कमी है वही एडीआर की अच्छाइयां हैं। उन जो उसकी कमियों से बचने के लिए हम एडीआर का प्रयोग करते हैं। एडीआर के प्रकार। पहला है आर्बिट्रेशन, यानी मध्यस्थता। इसमें दोनों पक्ष एक निष्पक्ष व्यक्ति को चुनते हैं, जिसे आर्बिट्रेटर कहा जाता है। वह दोनों पक्षों को सुनकर निर्णय देता है। उसका निर्णय अंतिम होता है और दोनों पक्षों को मानना पड़ता है। अधिनियम आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सलेशन एक्ट 1996। इसमें क्या होता है, हम ऐसे व्यक्ति को चुनते हैं जो दोनों पक्ष के लिए सही फैसला करे। ये नहीं कि वो एक पक्ष के हित में फैसला करे। दोनों पक्ष उसे जानते हो, दोनों पक्ष अपनी मर्जी से एक ऐसे व्यक्ति को चुनते हैं जिन पे उन्हें पूरा भरोसा होता है कि वो किसी एक पक्ष के हित में निर्णय नहीं करेगा। कॉन्सिलेशन। इसमें कॉन्सिलेटर दोनों पक्षों को समझौता करने में मदद करता है। वह समाधान सुझाता है, लेकिन निर्णय पक्षों की सहमति से होता है। यानी वो उनको सिर्फ समाधान देता है कि आप ऐसा कर सकते हैं या ऐसा कर सकते हैं। वो निर्णय नहीं देता। वो जो दोनों पार्टियां उनके ऊपर छोड़ देते हैं कि निर्णय आपको क्या करना है, वो आप खुद देख लेना। वो सिर्फ एक सॉल्यूशन देता है, समाधान बताता है कि आप ऐसा कर सकते हैं। मीडिएशन। इसमें दोनों पक्षों को बातचीत के माध्यम से विवाद सुलझाने में मदद करता है। मीडिएटर निर्णय नहीं देता बल्कि समझौता करवाता है। जो इस वाली प्रणाली में क्या होता है कि वो दोनों पक्षों से कहते हैं बातचीत करके अपने फैसले को सुलझाओ। दोनों पक्षों को कहता है कि बातचीत करो, उसके बाद अ, जो भी परिणाम आता है उसके आधार पर आप निर्णय करो। इसे भी अधिनियम 1996 के तहत। लोक अदालत। अदालत में विवादों को जल्दी समाधान किया जाता है। इसमें अदालत शुल्क नहीं लगता और निर्णय अंतिम है। यह अधिनियम लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987। जो तीनों ऊपर हमने प्रणाली पढ़ी वो तीनों सेम अधिनियम के तहत हुई हैं, और बस ये लोक अदालत है जिसका अधिनियम अलग है। मध्यस्थता की प्रक्रिया कैसे होती है। नोटिस भेजा जाता है। सबसे पहले एक पार्टी दूसरी पार्टी को नोटिस भेजी जाएगी। फिर जो फिर हम मध्यस्थता का चयन करते हैं, यानी एक ऐसे व्यक्ति जो दोनों के लिए काम करे। दावे का विवरण दिया जाता है, यानी एक पार्टी जिसने पहले दावा किया है वो अपने अपने दावे का विवरण दे। फिर जो दूसरी पार्टी है यानी प्रतिदावे है, वो अपनी बात का विवरण दे। फिर सुनवाई की जाती है और अंतिम में अवार्ड दिया जाता है, यानी निर्णय दिया जाता है। मध्यस्थता और न्यायाधीश के निर्णय में अंतर। मध्यस्थता में विवाद जल्दी सुलझ जाता है, जबकि न्यायालय में समय अधिक लगता है। मध्यस्थता में खर्च कम होता है, जबकि न्यायालय में खर्च अधिक होता है। मध्यस्थता की प्रक्रिया निजी होती है, जबकि न्यायालय की प्रक्रिया सार्वजनिक होती है। हम एडीआर का प्रयोग इसलिए भी करते हैं कि हम नहीं चाहते कि हमारी जो प्राइवेसी है वो बाहर हो। ज्यादातर ये जो व्यापारी लोग होते हैं वो करते हैं, क्योंकि अगर जो कोई भी केस है वो बाहर जाएगा तो उनकी व्यापार पे नुकसान होगा। लोग उनके साथ व्यापार नहीं करना चाहेंगे। तो ये निजी होता है, इसमें आपकी प्राइवेसी का ध्यान रखा जाता है। आपका जो भी यहाँ पे जो भी हो रहा है वो किसी बाहर वाले को पता नहीं चलेगा, पर न्यायालय में क्या होता है, आपका जो भी केस चल रहा है वो सबको पता चलता है, वो सार्वजनिक तौर पर रहता है। मध्यस्थता के प्रकार। घरेलू मध्यस्थता। भारत के अंदर विवाद। घरेलू मध्यस्थता क्या होता है, जब हम घर के अंदर ही लड़ रहे हैं, जैसे भाई भाई के बीच में लड़ाई हो जाती है, वो घरेलू मध्यस्थता के द्वारा सुलझाई जा सकती है। विदेश मध्यस्थता। विदेश से संबंधित विवाद, यानी विदेश में जैसे कि व्यापार होता है, अब वहाँ पे जो व्यापारी होते हैं वो क्या करते हैं, वो भी एडीआर के तहत अपने विवाद को सुलझा सकते हैं। तटस्थ मध्यस्थता। बिना संस्था के मध्यस्थता, यानी किसी संस्था के बिना मध्यस्थता की जा सकती है। संस्थागत मध्यस्थता। इसमें संस्था द्वारा मध्यस्थता की जा सकती है। वैधानिक मध्यस्थता। कानून के अनुसार मध्यस्थता, यानी जिस जिस तरीके को कानून ने सही बताया है उसके अकॉर्डिंग मध्यस्थता की जा सकती है। फिर है अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता, यानी अंतर्राष्ट्रीय विवाद
यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विवाद को देखती है। लोकपाल क्या है? लोकपाल एक स्वतंत्र संस्था है जो सरकारी अधिकारियों के खिलाफ शिकायतों की जांच करती है और भ्रष्टाचार को रोकने का काम करती है। यानी जो सरकारी कर्मचारी हैं, वो अगर कुछ काम करने में देरी करते हैं या कुछ गलती करते हैं, तो उनके खिलाफ जो भी शिकायत होती है, यह उनकी जांच करती है। लोकपाल के प्रकार जैसे बैंकिंग लोकपाल, बीमा लोकपाल। अगर बैंक से संबंधित कोई भी शिकायत है तो बैंकिंग लोकपाल देखता है, और बीमा लोकपाल से संबंधित कोई भी शिकायत है तो वो बीमा लोकपाल देखता है। लोकपाल की संरचना। लोकपाल में अध्यक्ष और सदस्य होते हैं। ये शिकायत की जांच करते हैं और निर्णय देते हैं। यानी इसमें एक अध्यक्ष होता है और सदस्य होते हैं जो कि शिकायतों की जांच करके अपना निर्णय देते हैं। लोकपाल की शक्तियां। लोकपाल शिकायतों की जांच कर सकता है, वह दस्तावेज मांग सकता है और जांच कर सकता है। लोकपाल सिफारिश भी कर सकता है। अब कोई व्यक्ति है, वो अपनी अर्जी दे जा रहा है किसी काम के लिए, बार बार दिया जा रहा है, पर वहां से कोई जवाब ही नहीं आ रहा बैंक से। तो जो लोकपाल है वो क्या कर सकता है, वो उन अर्जियों को मांग सकता है कि दिखाओ अर्जियां आई हैं या नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लोकपाल और लोक आयुक्त में अंतर। अब दोनों में अंतर देख लेते हैं कि लोकपाल और लोक आयुक्त में क्या अंतर है। पहले कार्य क्षेत्र देखते हैं। लोकपाल केंद्र सरकार से संबंधित मामलों की जांच करता है। लोक आयुक्त राज्य सरकार से संबंधित मामलों की जांच करता है। यानी केंद्र सरकार से संबंधित जो भी मामले होंगे वो लोकपाल देखेगा, और राज्य सरकार से द्वारा जो भी मामले होंगे वो लोक आयोग देखेगा। अब इनकी नियुक्ति देख लेते हैं। लोकपाल की नियुक्ति केंद्र स्तर पर होती है और लोकायुक्त की नियुक्ति राज्य स्तर पर। इनके अधिकार क्षेत्र देख लेते हैं। लोकपाल में कौन कौन होता है? प्रधानमंत्री, मंत्री, संसद आदि। लोकायुक्त प्रधानमंत्री वो सॉरी मुख्यमंत्री, राज्य मंत्री, अधिकारी आदि। इनके स्तर देख लेते हैं। लोकपाल का स्तर क्या है? राष्ट्रीय स्तर पर। और लोकायुक्त का स्तर क्या है? राज्य स्तर पर। इनका उद्देश्य देख लेते हैं। लोकपाल केंद्र में भ्रष्टाचार रोकने और लोकायुक्त राज्य में भ्रष्टाचार रोकने के लिए। ठीक है, अब निष्कर्ष देख लेते हैं। एडीआर प्रणाली न्यायालयों का बोझ कम करती है और लोगों को जल्दी, सस्ता और सरल न्याय प्रदान करती है। ये प्रणाली लोगों के बीच संबंध बनाए रखने में मदद करती है। चलिए, यहाँ पे हमारा जो यूनिट 2 है वो कंप्लीट हो चुकी है। एक बार हम एक नज़र में एडीआर देख लेते हैं कि एडीआर क्या है। ये तरीकों के नाम है और कौन मदद करता है, निर्णय कौन देता है, निर्णय मानना जरूरी है यानी उपयोग कैसे। पहला है आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेटर होता है इसमें मदद करने वाला। निर्णय कौन देता है? आर्बिट्रेटर। निर्णय मानना जरूरी है, हाँ, क्योंकि उसका फैसला बाध्यकारी होता है। उपयोग व्यापार विवाद। फिर है मीडिएशन। मीडिएटर होता है। निर्णय कौन देखता है? पक्षकार देखते हैं, और निर्णय मानना जरूरी नहीं होता। उपयोग पारिवारिक विवाद। कॉन्सलेशन में कॉन्सलेटर होता है, इसमें भी निर्णय पक्षकार देते हैं और निर्णय मानना जरूरी नहीं होता। ये व्यापारिक विवाद हो सकता है। इसके बाद है लोक अदालत। न्यायिक सामाजिक पैनल। इसमें निर्णय कौन देता है? पैनल देता है। निर्णय मानना जरूरी होता है, हाँ, क्योंकि ये लोगों की अदालत होती है और ये एक छोटे स्तर पे अदालत मान लो तो इसका जो फैसला होता है वो मानना जरूरी होता है। इसका उपयोग क्या होता है? छोटे केसों के लिए। ये मर्डर जैसे बड़े केसों के लिए, या फिर मतलब कोई भी ऐसे जो बड़े केस होते हैं उनके लिए नहीं होता। जो क्रिमिनल केस होते हैं उन टाइप के केस के लिए ये नहीं होता। लोकपाल और लोकायुक्त का कार्य एकदम सेम होता है, बट इसमें फर्क इतना है कि वो लोकपाल केंद्र स्तर पर होता है और लोकायुक्त राज्य स्तर पर। हमारे हमने एक क्विक टेबल भी देख ली। अब हम करते हैं एमसीक्यू। आपको हर एमसीक्यू के लिए 5 सेकंड मिलेंगी, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। निम्न में से कौन सा कथन सही है? ए, मीडिएशन में मीडिएटर निर्णय देता है। बी, आर्बिट्रेशन में निर्णय बाध्यकारी होता है। सी, कॉन्सलेशन में निर्णय न्यायाधीश देता है। या डी, लोक अदालत में अपील की जा सकती है। तो अपना आंसर जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि इसका क्या आंसर होगा।
तो इसका आंसर है बी, आर्बिट्रेशन में निर्णय बाध्यकारी होता है। एडीआर का प्रावधान किस धारा में किया गया है? ए सीपीसी धारा 89 या बी सीपीसी धारा 79 या सी सीपीसी धारा 99 या डी सीपीसी धारा 100। अपना आंसर जल्दी से लिख दीजिए। तो इसका आंसर है बी, वो ए सीपीसी धारा 89। तो इसका ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा एडीआर का प्रकार नहीं है? ए आर्बिट्रेशन, बी मीडिएशन, सी लिटिगेशन, डी कॉन्सलिएशन। जल्दी से कमेंट में बता दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर है सी लिटिगेशन। लोक अदालत से संबंधित गलत कथन चुनिए। निर्णय अंतिम होता है, या कोर्ट फीस नहीं लगती, या अपील की जा सकती है, या समझौते पर आधारित होता है। जल्दी इसका आंसर कमेंट कर दीजिए। तो इसमें गलत कथन है सी, अपील की जा सकती है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में आर्बिट्रेशन की विशेषता क्या होती है? ए आर्बिट्रेटर निर्णय देता है, बी मीडिएटर निर्णय देता है, सी न्यायाधीश जांच करता है, या डी लोकपाल निर्णय देता है। इसका भी जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है ए, आर्बिट्रेटर निर्णय देता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।